जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जय आपका श्री चैनल राम। पे। मैं हूं बाबा रामदास। अनिल भाई स्वागत है। अनिल सिंह जी आज हमारे साथ है साहब। जी स्वागत है धन्यवाद, सर। नमस्कार, जय श्री राम। पिछली बार हम लोग बनाने चले थे 370 सीट कैसे आएगी, और बनाते बनाते हम लोग बना दिए कि बिजली व्यवस्था क्या होती है, कैसे बांटी जाती है, यूपी में इतना कम क्यों आती थी पहले, अब क्यों आने लग गई। चलिए साहब, वो तो वीडियो बहुत पसंद किया लोगों ने। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो भी बनने चाहिए ना। ये राजनीतिक जी जी लंतरानी तो हम लोग दिन रात सब दुनिया पेल ही रही है, तो कुछ ज्ञान काम की बात भी होनी चाहिए, कुछ सकारात्मक बातें भी होनी चाहिए। खैर साहब, अब मुझे ये बताइए, मोदी जी बोले हैं, और मोदी जी के बारे में एक बड़ा बात प्रसिद्ध हो गई है कि अगर मोदी जी बोले हैं तो ठीक है बोले होंगे, मोदी जी किए हैं तो ठीक है किए होंगे। ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं ना, पूरा देश मोदी में हुआ पड़ा है। तो मोदी जी बोल दिए 370 सीट आएगी। सर अभी 303 है ना, 300 के आसपास है, जी। 2-3 रहती है। 303 है, शायद ज्यादा हो गए, एक आध उपचुनाव जीत लिया है, 304-5 होगा। चलिए, नहीं तो दो तीन पिछली बार ठो तो 303 थी। 2-3 सांसद लोग राज्यों में भी तो भेज दिए गए, हाँ, ये भी सही, ये भी सही। मध्य प्रदेश वाले। ठीक। खैर जी 300 जी के जी हेर फेर में है। जी। तो सर 303 है। मुझे एक बात बताइए, आमतौर पे पब्लिक परसेप्शन तो ये है कि साहब आप नॉर्थ में पहले ही सैचुरेशन पॉइंट पे हैं, पहले ही मैक्सिमम सीट जो संभव थी वो जीत चुके हैं। पर ये मैं मानता हूं कि अभी यूपी में जो है कम से कम मिनिमम 10 सीट नहीं तो 12 सीट की गुंजाइश है। और जहां पर भी मोदी पिछली बार जीते थे उसको मोर और लेस रिटेन कर रहे हैं, एक आध सीट प्लस माइनस होती रहती है। पंजाब में गुंजाइश है, पंजाब की चर्चा मैं करूंगा लोगों से। अब आप बताइए, 370 सीट मतलब 2019 की तुलना में लगभग 65-70 सीट एक्स्ट्रा कहां से आएगी, और इस आशावाद का कारण क्या है? जी देखिए, अगर आपको सीधे सीधे यही जवाब दे दिया जाए कि इतनी सीट यहाँ से आएगी, उतनी सीट वहां से आएगी, तो 5 मिनट में हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए सीधे सीधे उसी पॉइंट पर आने से पहले मैं थोड़ा सा गोल सेटिंग के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। ठीक। गोल सेटिंग जो है वो अमूमन दो किस्म की अप्रोच होती है गोल सेटिंग में, बल्कि इस तरह से कहिए कि दो कल्चर काम करते हैं इसमें। दो प्रकार का कल्चर होता है। जी। एक को तो कहते हैं टारगेट कल्चर। ये टारगेट कल्चर जो है ये अधिकांशतया सरकारी विभागों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में हमको दिखाई पड़ता है, जिसमें टारगेट जो है वो इतने आसान रखे जाते हैं कि जिनको अचीव करने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अचीव हो जाते हैं बड़े प्रेम से, और उसके बाद सभी लोग जो है अपनी पीठ ठोकने लगते हैं, अपने लिए इंसेंटिव वगैरह का जुगाड़ कर लेते हैं वो टारगेट अचीव करके केवल। और एक दूसरा कल्चर है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज में चलता है, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस कल्चर। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना हो रहा है, मोदी जी ने एक CII या ऐसे कोई उद्योगपतियों की कोई कॉन्क्लेव उन्होंने अटेंड की। उसमें उन्होंने शुरुआत ही इस तरह से की, उन्होंने यही पूछा कि आप लोग अपना अगले साल का टारगेट कैसे तय करते हैं। फिर खुद ही उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप लोग यही करते हैं जनरली, कि पिछले साल हमारा इतना टर्नओवर था, इस साल जो है उस पर 10% बढ़ा करके वो इस साल का आपका लक्ष्य हो गया। लेकिन मैं कहता हूं, मेरा मतलब मोदी जी कहते हैं उस सेमिनार में, उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि आपको इस तरह से लक्ष्य तय करने के बजाय आपको लगातार अपने को चैलेंज करना चाहिए। आप देखिए कि आप कहां तक जा सकते हैं, पिछले साल कहां थे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये है परफॉर्मेंस कल्चर। अपना परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल अपनी जो क्षमता है उसके टॉप पर हमको रखना है। और इस तरह से जो लक्ष्य निकल करके आता है वो देखने सुनने में लगभग असंभव जैसा लगता है, लेकिन लेकिन हमको जो है विश्वास होना चाहिए कि यह लक्ष्य जो है प्राप्त करने योग्य है, और वो प्राप्त करने के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और अगर ऐसा होता है
तो फिर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो लक्ष्य जो है वो पूरा का पूरा अचीव हुआ या नहीं, या ओवर अचीव हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात से। आप अगर 90% भी आपने लक्ष्य अपना जो है इतना असंभव जैसा रख दिया है बिल्कुल, और उसका 90% भी अचीव कर लेते हैं, तो भी एक ये महान उपलब्धि मानी जाएगी। ये एक फंडामेंटल चीज है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। 370 का मतलब 370 ही नहीं है, वो अगर 360 भी आ जाता है, 350 तक हम समझते हैं कि ये माना जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया रहा काम। क्योंकि देखिए, सामान्य व्यवहार बुद्धि से सोचने पर तो हमें नहीं समझ में आता कि 330 335 से आगे ये कैसे निकल सकते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जो है 1991 से इस धंधे में हूं। मैं फोरकास्ट कर रहा हूं लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के नतीजे। 1990 में पहली बार हमारे हाथ में कंप्यूटर आया, और उस समय ये विंडोज नहीं होता था, उस समय होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। और ये एक्सेल वगैरह, एक्सेल की जगह होता था लोटस 123। तो एक दिन ऐसे ही बैठ करके 1991 में एक हमने स्प्रेडशीट बनाई, किस स्टेट में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका एक टेबल तैयार किया, और उसका एक प्रिंट आउट लेकर के हमने बाहर दे दिया कि ये देखो, ये कंप्यूटर बाबा ने बोला है। उस समय एक सीरियल आता था मनोहर श्याम जोशी का, मूल जो किताब है उसका तो नाम है नेताजी कहीन, कक्का जी कहीन के नाम से आता था। उसमें एक कंप्यूटर बाबा थे। तो लोगों ने देखा, उनको ये क्या पता कैसे बना है, भाई कंप्यूटर ने बोला है। और फिर हुआ क्या कि हमने उसमें 197 सीट कांग्रेस की दी थी, और ठीक 197 सीट आई। तो समझिए कि एकदम सिक्का जम गया अगल बगल। और उसके बाद से मैं केवल एक बार गलत हुआ हूं, केवल एक बार गलत हुआ हूं, सन 2009 में। यहां तक कि 2004 में भी जो है, मतलब मैं उन शायद बहुत कम लोगों में से एक था जिन्होंने कहा था कि ये हारने जा रहे हैं वाजपेयी। तो इस बार हमारा आकलन जो है वो 330 सीटों का है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मोदी जी ने कहा है, अब मोदी जी का यह है सर कि वो कोई बात ऐसे हवा में तो बोल नहीं देते अपने राहुल जी की तरह से। वो जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे जो है बहुत गहरी प्लानिंग होती है, और उसके पीछे कुछ काफी मतलब लंबी तैयारी होती है। बोलने से पहले उन्होंने उसकी तैयारी कर ली होगी, उनके दिमाग में जो है कल्पना बिल्कुल स्पष्ट होगी कि ये कहाँ से क्या क्या होगा। और जैसा कि हमने बताया कि परफॉर्मेंस कल्चर में जो है गोल सेट करते समय प्रयास पर फोकस रहता है कि हमारी तरफ से प्रयास में कोई कमी न रहे। और उसके बाद जो उन्होंने सोचा है वो हर जगह से जो बेस्ट हो सकता है, हर जगह से जो अच्छे से अच्छा रिजल्ट हो सकता है, वो उन्होंने अपने कैलकुलेशन में ले रखा है। तो 370 कठिन जरूर है, लेकिन संभव है। अब मैं आपको बताता हूं कि 300, मतलब ये जो 303 पहले थी, 370 की अब बात हो रही है, तो बच गई 67 सीटें। ये 67 सीटें कहां से आएंगी तो कहना उचित नहीं होगा, आ सकती हैं। देखिए, गणित का जो भी विद्यार्थी होगा वो इस तरीके की बात कभी नहीं करेगा कि ऐसा होगा। गणित में जो है स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो। एक नल हाइपोथेसिस होती है, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वगैरह के थ्रू वो जो टेस्ट कर रहा है हाइपोथेसिस, वो ये कंक्लूड करता है कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकती है या नहीं। 95.5% कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने योग्य नहीं है। इस तरह का कंक्लूजन होता है। तो 370 आएगी नहीं आएगी ये तो भाई जो ज्योतिषी लोग हैं ये बताएं। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि अच्छी खासी संभावना है कि 370 के बहुत ही आसपास हम पहुंच जाए। अब जैसा कि आपने कहा कि 10-12 सीट तो उत्तर प्रदेश में ही निश्चित रूप से बढ़ रही है। 12 सीट तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बढ़नी चाहिए। 76 तो सीट लड़ रहे हैं कुल मिला जुला करके, 74 74 लड़ रहे हैं। 6 सीट इन्होंने पार्टनर्स के लिए छोड़
तो कम से कम 10 सीट यहां से, अब रह गया 53 सीट का खेला। एक स्टेट है सर तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में मैंने, हमारे एक कौशल मिश्रा गुरु जी हैं, यहाँ बीएचयू में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तमिलनाडु अभी हाल में ही गए थे, दौरा करके वहां से आए हैं, और वो जहां भी जाते हैं वो अपना एक सर्वे छोटा मोटा करके ही लौटते हैं। और तमिलनाडु में इस समय पार्टी की बागडोर जो है जिन हाथों में दे रखी है मोदी जी ने, या कहिए कि उस आदमी ने मतलब अपने आप को सिलेक्ट कर लिया है उस पोस्ट के लिए। वो एक एक्सेप्शनल आदमी है, वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी के इर्द गिर्द आप देखेंगे ऐसे लोगों का जमावड़ा हो रहा है जो किसी भी कोण से देखने से वो साधारण नहीं प्रतीत होते। ये उसी तरीके से है जैसे राम का अवतार जब हुआ, जब होने वाला था, तो उसके पहले ही ब्रह्मा जी ने जो है सभी देवताओं को कहा कि भाई भगवान का अवतार होने वाला है, तो तुम लोग भी जा करके जो है उनके सहायक बनने के लिए वानर भालू इत्यादि विभिन्न योनियों में जो है जाकर के तुम लोग भी वहां पे प्रकट हो जाओ। तो ये उसी तरह की चीज है। मोदी जी के हाथ से जो है नियति कोई बहुत बड़ा काम कराना चाहती है, और इनकी सहायता करने के लिए जो है ऐसे लोगों को भेजा गया है कि अन्नामलाई, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह वगैरह, ये लोग भी कोई साधारण मनुष्य नहीं। तो के अन्नामलाई का एक मैं सुन रहा था इंटरव्यू अभी 2-3 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य तो 35 सीटें जीतने का है तमिलनाडु, 35। तो और ये कौशल मिश्रा गुरु जी जो हमारे वहां पे सर्वे करके आए, बोले कि एक तरीके से हमको ये दिखाई दिया कि वहां पर आंधी चल रही है, आंधी चल रही है अन्नामलाई की। लोग जो है अपने घरों से ये करुणानिधि का फोटो हटा करके उसकी जगह अन्नामलाई का फोटो स्थापित कर रहे हैं। वहां तो स्थिति बड़ी विचित्र है ना, वहां तो फिल्म स्टार और ये नेता लोग जो है ये देवताओं की तरह से पूजे जाते हैं। ये लोग, ये तो मंदिरों में इनका फोटो रखा रहता है। तो वहां से करुणानिधि और आपके स्टालिन, इन लोगों का फोटो निकाल करके लोग अन्नामलाई का फोटो घरों में लगा रहे हैं। वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया है कि एक ताजगी का अनुभव हो रहा है लोगों को। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जैसी बातें वहां पर पहले कभी सुनी नहीं गई। वहां पर जो है करीब करीब 35% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कहिए डिसएन्चांटेड हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स से। वहां पर जो है जबरदस्ती हिंदी विरोध को जो है एक ऐसा मुद्दा बना दिया गया है, वास्तव में विरोध उतना है नहीं। तो लोग जो है वो एकदम तंग आ चुके हैं इनकी पॉलिटिक्स से। अभी जो वर्तमान रूलिंग डिस्पेंसेशन वहां पर है वो तो शुद्ध रूप से सनातन के खिलाफ है। और तमिलनाडु जो है हालांकि वोट देता रहा है वो द्रविडियन पार्टीज को, लेकिन तमिलनाडु से ज्यादा धार्मिक और कोई दूसरा प्रांत है नहीं। एक तो वहां पर मंदिरों की संख्या जो है वो दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है, और पुराने मंदिर, हमारे यहाँ तो कोई पुराना मंदिर छोड़ा ही नहीं हमारे अल्लाह और रसूल के आशिकों ने। पुराने पुराने मंदिर हैं, और शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जो मंदिर न जाता हो, सभी जाते हैं। और आप अपने ऑफिस में भी देखेंगे, अगर कोई तमिलियन होगा तो घर में, ये ऑफिस में आने से पहले जो है वो कहीं किसी मंदिर में जाएगा, या घर में ही कुछ पूजा पाठ करके भस्म लगा करके अपने माथे पर, उसके बाद जो है वो निकलता है बाहर। तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है लोगों को, अगर एक अल्टरनेटिव वहां पर दिखाई दे रहा है तो लोग उसकी तरफ न जाए। तो 35 सीट वो कह रहे हैं, 35 नहीं तो भी अब इस पर चर्चा इस पर हो रही है, जो इंटेलिजेंसिया है, जो यूट्यूब पर जो जो लोग इस तरह की फोरकास्ट जो लोग करने में रुचि रखते हैं, उनका ये कहना है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट, जो कि पिछले इलेक्शन में लगभग 2% था पिछले चुनाव के समय, इस बार बढ़ करके जो है वो 20 तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ मैं आपको एक 2014 से थोड़ा सा एक पैरेलल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। 2014 में जब मोदी जी का नाम अनाउंस हो गया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, उस समय मैं रहता था नालंदा के पास, बिहार शरीफ एक जगह। उसी पीरियड में 2-3 बार जो है मैं बनारस आया ट्रेन से, और ट्रेन में लोगों से बातचीत करते करते जो है मैंने अनुभव किया कि भाई ये मतलब सीटें बढ़ती जा रही बीजेपी। उसके पहले टोटल जो है शायद 10 सीट थी पिछले चुनाव। 10। एक बार मैं आया बनारस, लोगों से रास्ते में बातचीत करते करते हमको लगा कि नहीं, 10 तो नहीं, इस बार कम से कम 25 सीट आएगी। अगली बार आया तो हमको लगा कि 40 आएगी, और फिर 4 दिन रुक करके जब मैं वापस जाने लगा तो बढ़ करके 50 हो गई। ऐसा मतलब परसेप्शन बनता रहा इस तरह का। तो ऐसे ही तमिलनाडु में हो रहा है। ये लोगों का कहना है कि आज जो है वो 20% वोट तो क्लियरली नजर आ रहे हैं, और ये एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता जा रहा है। बहुत जल्द ही जो है ये एक सुनामी में परिवर्तित हो जाएगा, और ये लगभग 30% वोट वहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 30% वोट में एक तरीके से कहिए ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। डीएमके है एक तरफ, उसके साथ में कांग्रेस है, डीएमके प्लस कांग्रेस, और एक तरफ जो है एडीएमके, उसके भी 2 फैक्शन है, और एक अन्नामलाई का फैक्शन है। अब चूंकि पिछले कुछ दिनों में जो ऑपोजिशन पार्टी का जो रोल होता है, जो कि संख्या के हिसाब से अभी एडीएमके के पास होना चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे सड़क पर, नजर तो आ रहे हैं अन्नामलाई। तो जो लोग भी असंतुष्ट हैं वर्तमान सरकार से, वो ये देख रहे हैं कि जो ऑफिशियली जो ऑपोजिशन पार्टी है वो तो कुछ कर नहीं रही है, डीएमके के कुछ वोट जो है खिसकेंगे, खिसक रहे हैं। 20 जो 2% से बढ़कर के 20% जो इनका वोट हुआ है वो एडीएमके से ही खिसका है, बचा खुचा भी खिसक जाएगा। तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में जो है 30% वोट पर्याप्त है। 30%, 29 पॉइंट कुछ परसेंट पर जो है ये सरकार बन गई थी अखिलेश यादव की 2012 में। 30% वोट अगर जो है आ जाते हैं वहां पर, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वहां पर 25 सीट 30 सीट इस रेंज में मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को। और चूंकि अब हम बात ये कर ही यही रहे हैं कि भाई जो बेस्ट हो सकता है उसी को मोदी जी ने लिया है कैलकुलेशन में, तो मैं समझता हूं कि 20 सीट उन्होंने कम से कम तमिलनाडु से ले रखी है। अब दूसरी स्टेट जिस पर काफी दारोमदार है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में तो ऐसा है कि वहां पे नवीन बाबू की सरकार है। नवीन बाबू जो है इस समय काफी मतलब कमजोर हो गए हैं, काफी बीमार चल रहे हैं, और पब्लिक अपीयरेंस में मतलब बहुत कमी दिखाई पड़ते हैं वो आजकल। उन्होंने सारा अपना जो है बागडोर सौंप रखी है अपने एक चेले को, उसका नाम है पांडियन। वो तमिलनाडु कैडर का आईएएस ऑफिसर था, उसको इस्तीफा दिला करके उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, और ऐसी चर्चा है कि उसी को जो है अपना उत्तराधिकार वो सौंप करके रिटायर हो जाएंगे बहुत जल्दी। नहीं, और भारतीय जनता पार्टी उनका के साथ, सर उनका कोई बेटा उटा नहीं था, बेटा बहू पतोहू ऐसे कुछ ना उन्होंने शादी आपको? नहीं की। अच्छा, शादी शादी है नहीं की नहीं उन्होंने। तो बहुत नहीं। अच्छा लड़का है यार। तो वहां पर जो है ये चर्चा हो रही है कि मोदी जी के साथ उनका कोई समझौता हो गया है। फिलहाल समझौता अलिखित समझौता है, क्योंकि लिखित अगर समझौता हो जाएगा तो वहां पे कांग्रेस के लिए फिर जगह क्रिएट हो जाएगी। अभी जैसे देखिए राज्यसभा के लिए जो है वहां पर अश्विनी वैष्णव को भेजने की बात थी, तो उतने एमएलए तो थे नहीं बीजेपी के पास, तो अपने कोटे से नवीन बाबू ने जो है वो अश्विनी वैष्णव को भेज दिया राज्यसभा में। वो भाजपा के हैं लेकिन बीजेडी कोटा से आए। और वहां पर लोगों का ये विचार है कि इन लोगों के बीच में समझौता हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर जीत भी जाती है 20 में से 15 सीट, तो नवीन बाबू को कोई उसमें आपत्ति नहीं है, कोई उस तरीके का विरोध नहीं होगा वहां पर। तो वहां से पिछली बार वो 8 सीट जीते थे, पिछली बार ही 8 सीट जीते थे, इस बार जो है 15 सीट की बात हो रही है, तो 7 सीट वहां से जोड़ लीजिए। अब आइए अगली स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में पिछली बार 4 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार जो है वो एक तो
बीआरएस, जिनको कि अब फिर से विचार करना चाहिए, अपनी पार्टी का नाम बदल करके फिर से टीआरएस रख देना चाहिए। वो तो पता नहीं किस बुरे मुहूर्त में जो है उन्होंने फैसला किया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, तो उनकी हवा बहुत खराब है। और विधानसभा चुनाव में भी कुछ लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी कि लोग अभी वोट दे रहे हैं उनको, लेकिन उन्होंने इस राइडर के साथ उनको वोट दिया है कि भाई लोकसभा में जो है हम मोदी को ही वोट देंगे। तो 4 से तो ज्यादा ही आएगी, लोग 7-8 सीट तक जा रहे हैं वहां पर, मगर उससे भी ज्यादा आ सकती है। आप फिलहाल 7 रखिए, ज्यादा मत, आगे फिर देखेंगे, जरूरत पड़ी एक आध और एडजस्ट कर देंगे। तो 20 और 7 27 और 3 30 तो ये हो गया। अच्छा, अब आइए, अगली स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो उनके प्रभारी हैं, उनका नाम देखिए मैं भूल रहा हूं, पहले त्रिपुरा में थे, त्रिपुरा में बिल्कुल तख्ता पलट करने के बाद जो है वो आए हैं इधर। मतलब वो भी एक ऐसे आदमी हैं, उनकी शक्ल याद आ रही है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। वो भी एक ऐसे आदमी हैं जो मतलब चुपचाप अपना काम करने वाले आदमी हैं, मतलब लो प्रोफाइल में रह करके, और एक अच्छा खासा जो है वो मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। उसका पता तब लगता है जब चुनाव होता है। और वैसे भी वहां पे स्थिति ये है कि वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम पार्टी दोनों ही चाहते हैं कि बीजेपी उनके खेमे में चली जाए। दोनों ही अकेले के दम पर जो है जीतने की स्थिति में नहीं है, और वो इनको लालच दे रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाइए। और इसीलिए देखिए, अब वहां से अभी तक जो है कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है इन्होंने, क्योंकि पता नहीं है किसके साथ समझौता होगा, कितनी सीटें मिलेंगी। तो जो फिलहाल जो चर्चा में है, चर्चा में ये है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और इनके पवन कल्याण एक हैं वहां पर, एक्टर हैं, उन्होंने भी एक पार्टी बना रखी है, और बीजेपी, इनका अलायंस होने जा रहा है। जो सुनाई पड़ रही है चर्चा वहां से वो ये है कि एक सीट पर कुछ बात फंस रही है, बीजेपी 7 सीट मांग रही है उनसे, और वो 6 देना चाहते हैं। पता नहीं कितना सच है, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर 7 सीट वो नहीं देंगे तो ये दे देंगे आपके वाईएसआरसीपी वाले। तो 7 सीट अगर वहां से लड़ती है पार्टी, और वो सीटें जो है वो उनका सिलेक्शन और कैंडिडेट ऐसी जगह पे बहुत मैटर करता है, जहां पे वेव नहीं है वहां तो कैंडिडेट भी जीतता है। तो अगर वहां पर 7 सीटों पर ये चुनाव लड़ते हैं और कैंडिडेट जो है वो सही सिलेक्ट करते हैं, तो 5 सीट वहां से जोड़ लीजिए। और इस बार तो ये भी सुनाई पड़ रहा है कि केरल में मिनिमम 2 सीट और मैक्सिमम 5 सीट, वहां पर भी जो है कुछ ईसाई संगठनों के साथ में इनका समझौता हो गया है, और वो लोग भी त्रस्त हैं इस्लाम के बढ़ती हुई आक्रामकता से। लव जिहाद के शिकार ईसाई लोग भी अच्छी खासी संख्या में हो रहे हैं, वो लोग भी तैयार हैं मदद करने के लिए। तो एक तो त्रिशूर वाली सीट है, जिसपे मोदी जी कुछ दिन पहले गए थे वहां पे, और एक सीट और है, छोटी सीट है, उसका नाम मुझे नहीं मालूम। तीसरी जहां पर फाइट है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से इन्होंने राजीव चंद्रशेखर को खड़ा किया है, और वहां पे जीतते हैं अभी तक शशि थरूर। तो शशि थरूर जो है, यद्यपि उनकी इस मामले में बड़ी प्रतिष्ठा है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से नर्चर करते हैं उसको। तो एक प्रतिनिधि के तौर पर जो है उनकी छवि अच्छी है, लेकिन कांग्रेस की छवि बहुत खराब है हर जगह। तो हो सकता है तीसरी सीट तिरुवनंतपुरम, हम 2 ही मान करके चलते हैं। तो कट हो गया महाराज, 20 5 25 3 30 30 और 2 32। अब देखिए, अब आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का भी अभी गठबंधन अभी फाइनल नहीं हुआ है इनका, लेकिन ऐसी चर्चा वहां सुनाई पड़ती है कि 5 सीट, और इस 5 सीट से ज्यादा औकात नहीं है एनसीपी की, अजीत पवार फैक्शन की। 5 सीट इनको, और 10 सीट जो है
शिवसेना को 15, और बाकी बच गई कितनी, 33, 48 सीट है वहां पे टोटल। तो 30 के लगभग ये सीटें अगर लड़ते हैं तो जितनी लड़ेंगे उसको लगभग सारी की सारी जीत जाएंगे। पिछली बार वहां से ये एक मिनट सर, सर मुझे एक चीज बताइए, क्या है इस वक्त महाराष्ट्र के क्या पोजीशन है? शरद पवार और उद्धव ठाकरे का खाता खुल जाएगा कांग्रेस का? मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। हालांकि एक सर्वे कल ही आया है, मैंने देखा नहीं, मुझे किसी ने बताया। एक सर्वे कल ही आया है, उसमें वो तो दिखा रहा है कि महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं एनडीए के मुकाबले। लेकिन ये जो है वो कपोल कल्पना है, ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। मेरे वही बैचमेट हैं दो चार वहां पे, उनका ये कहना है कि एक दो सीट अगर मिल जाए महाविकास अघाड़ी को तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कुछ बचा ही नहीं है। देखिए शरद पवार तो अकेले बचे हैं, उनकी अपनी बारामती की सीट जहां से उनकी लड़की लड़ती है वो भी वो हारने जा रहे हैं इस बार। उनका पूरा ध्यान जो इस पर लगा हुआ है कि किसी तरह से अपनी लड़की वाली सीट बचाएं, और कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो इधर चले गए। और ये जो बाल ठाकरे शिवसेना उभाटा जो है, उभाटा, इनके पास भी जो है कार्यकर्ता नहीं है आज की तारीख में। एक आध सीट कहीं निकल जाए गलती से तो निकल जाए, नहीं तो कोई संभावना नहीं। अब बची कांग्रेस। कांग्रेस तो मतलब एक सीट जिस पर ये लोग मान के चलते हैं कि उनकी सीट है, नांदेड़ की सीट, वहां पे चर्चा हो रही है राहुल जी को खड़ा करने की। देखिए स्थिति ये हो गई है कि राहुल जी के लिए पूरे देश में एक सेफ सीट ढूंढी जा रही है। वायनाड से तो कम्युनिस्टों ने मना कर दिया, अमेठी में पता नहीं, लड़ेंगे तो हारेंगे। तेलंगाना में कोई सीट ये खोज रहे हैं, तेलंगाना में अभी चुनाव जीते हैं तो इनको गलतफहमी हो सकती है कि वहां पे माहौल हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर पड़ जाता है, उनको भी मालूम है। और एक नांदेड़ की कर्नाटक, सीट भी जो है अंडर कंसिडरेशन। कर्नाटक, कर्नाटक जी, में कोई सीट अच्छा, खुल सकती, कर्नाटक में? कर्नाटक में कहाँ जीतेंगे महाराज? एक कर्नाटक सीट में तो है पहले ही देखिए देखिए सर, बिहार में किशनगंज, ठीक है। हाँ, बिहार में बिहार किशन तो वहां वही से सबसे सेफ पक्का सीट है, 100% जीत जाएगा। वही सबसे सेफ सीट है राहुल जी के लिए। पता नहीं, उस पर नहीं चर्चा हो रही है अभी, वो लालू जी के हाथ में है, वो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो ये नहीं नहीं, कुल वहां मिला पे करके हम लोगों ने सर सर लगभग, सर, किशनगंज में, किशनगंज की सीट कांग्रेस की सीट मानी जाती है। तो जो भी खड़ा हो जाए वहां पे गठबंधन में जिसको भी वो दे दें, तो गठबंधन के हाथ में है ना, कांग्रेस ही जीत ले, कोई बात नहीं। हाँ, आमतौर पे मिल जाती है वो वहां से कांग्रेस को। लालू जी का बड़ा अच्छा याराना है, तो वो दे देते हैं आमतौर पे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक सीट कांग्रेस ले ले बिहार में तो। नहीं नहीं, अरे अब सर मैं तो ये कुल मिलाकर, सर सर सर, हम लोग बड़े दिल वाले लोग हैं। मैं तो चाहता हूं 4 6 8 सीट से राहुल जी लड़े, 8 9 सीट से राहुल जी को लड़। इमरान खान नहीं लड़ा था एक बार, 14 सीट से लड़ा था। देखिए सर, राहुल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो एक ही लाइन अपने प्रोफाइल में हमने लिखी है, राहुल जी का परम भक्त। समझ रहे हैं? उनके ऊपर मैं लंबी चर्चा कर सकता हूं कभी। मैं तो समझता हूं कि वो एक ऊंचे दर्जे के संत हैं जो लगभग परमहंस वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। वो कभी अलग से चर्चा कर लेंगे हम उसके ऊपर, आज उपयुक्त समय नहीं है। नहीं नहीं, एक तो एक चर्चा ये तो करीब करीब, राहुल जी पे। ये जी। करीब करीब जो है 40 सीटों का जो है हमने बता दिया हिसाब लगभग। हम्म। अब जो है बंगाल, बंगाल में भी बंगाल से भी जो रिपोर्टें आ रही हैं, इतना तो सभी कह रहे हैं कि सीटें बढ़ेंगी। 18 जो पिछली बार जीते थे उससे तो ज्यादा ही जीतेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं 42 की 42, अरे अमित शाह कह रहे हैं 35। वो तो कोई छोटी मोटी बात ही नहीं करते भाई। अमित शाह कह रहे हैं 35। और पिछली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो वोटों का अंतर था,
वो केवल 3% का था। 3%, 2% उधर का इधर हो जाए तो 1% इनका ज्यादा हो जाएगा, इनका 4 बढ़ जाएगा, उनका 2 कम हो जाएगा तो इधर बढ़ जाएगा। तो वहां पर जो 5-7 सीटें हैं पूरी तरह से जो मुस्लिम बहुल हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर जो है, मैं कहता हूं 51% चांस है भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर जो है मिनिमम 25 सीट इस बार आ रही है और मैक्सिमम 35 जो अमित शाह कह रहे हैं तो हो सकता है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 7 ठो सीट बंगाल से आप जोड़ लीजिए, अब ये हो गया 47-48, इस रेंज में पहुंच गए हम। अब 12 ठो और बचती है। अब 12 के लिए हम तो बिहार की तरफ देख रहे थे। हमारा जो ओरिजिनल था असेसमेंट, उसमें उस समय जो है नीतीश कुमार नहीं आए थे इनके पाले में, और नीतीश कुमार के बारे में हमारा तब भी ये विचार था और अभी भी ये विचार है कि नीतीश कुमार जो है वो एक किस्म के कैंसर हैं, वो जिसके साथ रहेंगे उसका नुकसान करेंगे। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि उनको लेने में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, कम से कम लोकसभा में अवश्य नुकसान हो रहा है। तो हमारा कैलकुलेशन ये था कि कम से कम 25 सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी बिहार में। 25 नहीं बल्कि 30 सीटों पर लड़ेगी। उनके जो पार्टनर थे आपके चिराग पासवान हो गए, और उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, इन लोगों को 10 सीट में एडजस्ट कर देंगे, 30 सीट पे लड़ेंगे। और 30 सीट पे अगर लड़े होते तो 25 सीट जो है वो शर्तिया जीत रहे थे उसमें। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक कॉन्क्लेव में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर आनंद रंगनाथन और आपके एक तिवारी है लड़का, अभिषेक तिवारी, और प्रदीप भंडारी, इन 3 लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। तो इन्होंने बताया कि भाई हम लोग तो हमारे जो भी परिचित हैं, जो भी कनेक्शन है हमारा, तो हम लोग तो यही सिग्नल दे रहे थे कि भाई आप जीत रहे हैं वहां पे, आप मत पड़िए इनके चक्कर में, आप ऐसे ही जीत रहे हैं। लेकिन लगता है उनको विश्वास नहीं हुआ, या कुछ और आगे की उनकी सोच है, हम नहीं जानते, या कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इनटेंजिबल के वो इंडी गठबंधन की तो बिल्कुल एकदम भरभरा करके गिर पड़ेगा, जो उनके संयोजक बनने जा रहे थे वही हमारी तरफ आ गए तो गठबंधन नहीं बनेगा, ऐसा कुछ कारण हो। तो अभी स्थिति ये है कि वहां पे कितनी सीटें लड़ेंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि चलिए यही करते हैं, वो 20 सीट से ज्यादा शायद इनको नहीं देंगे, कुल मिला जुला करके इतने सारे पार्टनर वहां पे हो गए हैं, तो 20 सीट पे अगर लड़ेंगे, एक आध सीट बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं तो और कुछ बढ़ने वाली है नहीं। तो 40-45 सर, ये तो कहिए बहुत ज्यादा कष्ट किए बिना ये सारी सीटें जो है आपकी आ सकती हैं। अब जो डिफरेंस रह गया 45 और 67 का, उसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। वो मैटर नहीं करता, वो ठीक है, अगर 45 तो भी जीत लेंगे तो 370 हम मान लेंगे। और 370 का जो है एक 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 किस्म का सिंबोलिज्म है। 370 के साथ भारतीय जनता पार्टी को अटैच करके देखा जाता है, लंबे समय तक देखा जाएगा। 370 का फिगर जो है सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध संख्या है। तो 370 उन्होंने इस हिसाब से कहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से समझिए दूसरा नाम ही 370। और 370 नहीं तो 370 के बहुत आसपास जो है पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने ये चीज जब कही है, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, उसके जस्ट पहले उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है, उसके जस्ट पहले उन्होंने 11 दिनों का जो है कठोर तप किया है। तो इस प्रकार की तपश्चर्या करने के बाद जो कुछ भी मुंह से निकलता है किसी के, तो ईश्वर जो है वो उसको खुद ही मतलब उसको सत्य प्रमाणित करने में लग जाता है। नियति जो है स्वयं प्रयास करने लगती है कि इसकी बात सही हो जाए। इसके उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं। आप 2014 का ही देख लीजिए। 2014 में
मोदी एकमात्र ऐसे नेता थे जो 272 प्लस की बात कर रहे थे, और बाकी तो मुद्दा तो चुनाव का मुख्य मुद्दा तो मोदी जी थे, इनको लाना है कि नहीं लाना है, बस यही मुद्दा था। जो इनके पक्ष में भी थे वो भी नहीं सोच पा रहे थे कि 272 सीट कहां से आ जाएगी, लेकिन इनके मुंह से निकला। और 272 की बात ही नहीं, उन्होंने चुनाव अभियान के बीच में कहना शुरू किया कांग्रेस मुक्त भारत। ये भी एक नई चीज थी। लेकिन आप 2014 के चुनाव के बाद जो भारत का नक्शा देखें, वो नक्शा जिसमें किस इलाके में किसको कितनी सीटें मिली हो ये दिखाया गया हो, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत की इनकी जो इच्छा थी वो किस हद तक पूरी हो गई, वो महीने 2 महीने के अंदर ही। तो 370 जो है वो किस प्रकार से आएंगी, ये बिल्कुल कोल्ड लॉजिक, कोल्ड मैथमेटिक्स से जो है ये चीज जो है हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इसके साथ में जोड़ेंगे इनका अभी तक का रिकॉर्ड। इनके शत्रु भी जो है इस चीज को मानते हैं। ये चीज जो है उन्होंने भी, डॉक्टर रंगनाथन ने ये चीज कही, जो कि शुद्ध साइंस विधा के आदमी हैं, उनको इन चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनके पीछे जो है कोई शक्ति ऐसी है जो इनकी सहायता करती है, नहीं तो ऐसे ऐसे इनके विरोधी हैं देश में भी और विदेश में भी, जो बिल्कुल समझ लीजिए कि मौका मिले तो कच्चा चबा जाए। उनके बीच में जो है ये न केवल सरवाइव कर रहे हैं बल्कि अपनी चलाए भी जा रहे हैं, जैसे चाहते हैं वैसे चला रहे हैं। तो उसको भी जब आप कैलकुलेशन में शामिल करते हैं तो आपको लगता है कि 370 बिल्कुल संभव है। जी। आपको मैं बड़ी मजेदार एक बात बताता हूं। 2012 के आसपास की बात है। एक वेबसाइट हुआ करती थी IBTL, इंडिया बिहाइंड द लेंस। तो जब 2012 का रनअप चल रहा था और अभी शायद मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर भी नहीं हुए थे भाजपा में, अभी वो चल रहा था मंथन। तो IBTL ने बोला कि, एक लेख था उनका कि नहीं, मोदी आएंगे, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। तो अब फिर जब उसमें डिस्कोर्स हुआ था कि आखिर जीतने के लिए 272 सीट आएगी कहां से, तो सर मुझे याद है सबसे पहला जो आकलन उन दिनों, अच्छा उन दिनों भाजपा जो है यूपी में 9 सीट की पार्टी होती थी। तो IBTL ने, सर मुझे अच्छी तरह याद है, सबसे पहली बार दिया 25 सीट यूपी से आएगी। तो असल में उन्होंने कहा था कि लगभग 200 बीजेपी जीत जाएगी, 72 जो है एनडीए फेंडीए इधर से उधर से करके सरकार बना ले जाएंगे मोदी। तो बोले 200 कहां से आएगी, तो उसमें से 25 सीट दिए यूपी में। तो लोगों ने, और यही सब जो आपका जो है ना लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो मीडिया है, सुपारी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, इन सबों ने सर बहुत मजाक उड़ाया। तो वो सिलसिला चल पड़ा उस पर। अच्छा, उन दिनों मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया था, तो मैंने भी उस पर अपना आकलन लिखा। तो करते करते सर फिर 2-4 महीने बाद फिर IBTL ने अपना आंकड़ा सुधारा, बोला 35 सीट, कि नहीं अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो यूपी में 35 सीट आ जाएगी। फिर इन सबों ने मजाक उड़ाया। तो फिर IBTL ने 2-4 महीने बाद फिर एक नया आंकड़ा दिया, 55 सीट। तो सर मेरे एक मित्र हैं, वो आंध्र प्रदेश में एक अखबार में डिप्टी एडिटर थे उन दिनों, आजकल तो शायद एडिटर हैं। उनसे मेरी फोन पे चर्चा हो रही थी, तू कहना कहां से आई इतना सीटिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा 65 सीट, तो जबकि IBTL ने भी 55 कहा था। मैंने कहा 65 सीट तो यूपी से आ रही है। ये बात है 2013 की। तो ना बड़ा उन्होंने सरकास्टिक सा एक हंसी ला के बोले, पता नहीं कहां से तो लोन बतियावेला, कवन माल फूकत हुआ। तो मैंने कहा कि जमीनी हकीकत तो यही है।
तो उन्होंने बोला अच्छा, मतलब क्या राम लहर से डांक जी बालूगन? राम लहर में 55 सीट आई है, आपको याद होगा। तो मैंने कहा अरे यार, जो 58। जमीन पे जो माहौल दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से तो राम लहर तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है राम लहर। राम लहर से तो बहुत आगे का मामला बन चुका है। फिर उनको उनको मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मेरी बात हंसी में टाल दी। खैर साहब, खैर टिकट वितरण होने लग गया। तो टिकट वितरण में सर, उत्तर प्रदेश में एक बात चल रही थी कि मात्र 40 ठो सीट भाजपा के कुछ बड़े नेता, नाम नहीं लूंगा, 40 सीट ही मोदी को जीतने देंगे, जीतने देंगे। क्योंकि यदि मोदी बहुमत से नीचे रह गए तो फिर मोदी को तो कोई समर्थन देगा नहीं, तो हमारा नंबर लग जाएगा। ये एक थ्योरी यूपी में चल रही थी। तो यूपी के बड़े बड़े एनालिस्ट लोग बोल रहे थे कि नहीं हो 20 सीट तक खुद भाजपा ही दे ले, मतलब वॉकओवर दे ले फलाना, उधर देवरिया साइड की 20 सीट। तुमने कहा ई गणित कहां से पा गिला तुम? तो सर अब हुआ क्या कि गाजीपुर में टिकट वितरण की बात चली। तो हमारे यहाँ एक बाबू साहब हैं अरुण सिंह, वो एक थे, उनके पास टूटी सी जिप्सी थी, उसी पर 4 महीना पहले ही जो ना घूमने लगना। तो हमारे गांव में आए, उनकी हम लोगों ने सभा कराई, तो मैं उनके बगल में मंच पे बैठा था। तो मैंने कहा कहो टिकटवा उठवा हो जाई न तो हार। अच्छा, वो वाकई लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय कैंडिडेट थे, छोटा मोटा ठीक ठाक गुंडा भी है। मैंने कहो भैया टिकट, बोला हाँ टिकट फाइनल हो गया हमारा। तो मैंने पूछा कहाँ से? बोला वो मम्मा से बात, मम्मा फाइनल, मम्मा मीन्स बाबू राजनाथ सिंह, वो मम्मा फाइनल कर दिले हो। ए भैया मम्मा जो ना ई जो है 3 महीना लगातार जो है क्षेत्र में घूमे। ओकरे बाद भैया क्या हुआ कि मनोज सिन्हा जी को बुलाया अमित शाह ने, बोला मनोज जी आपको गाजीपुर लड़ना है। तो वो बोले नहीं सर, हमको बलिया लड़ना है। बोले नहीं, आपको गाजीपुर लड़ना है। बोले अरे काहे कि हमार तो प्राण लहल चाहत हुआ। दीज वर द वर्ड्स मीटिंग में। अरे क्यों आप लोग मेरी जान मारना चाहते हैं? गाजीपुर में मैंने 12 साल से कदम नहीं रखा है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर बलिया। सारी बात सुन के अमित शाह बोले पर लड़ना गाजीपुर से ही है। तो ना बिल्कुल मायूस हो गए, मतलब एकदम में जान छोड़ दिए मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने अमित शाह से, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक वर्जन, अमित शाह जी ने को बोला उन्होंने कि देखिए गाजीपुर से अरुण को लड़ाइए, 1.5 लाख से जीतेगा, और मुझे लड़ाएंगे तो मैं 1.5 लाख से गाजीपुर हारूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब फिर कहते लड़ना आप ही को है। अमित शाह अड़ गए। अंत में जब नहीं मान रहे थे तो अमित शाह ने मनोज सिन्हा जी को बोला कि मेरे पे भरोसा है। तो अमित शाह उसके सामने मनोज जी की गर्दन जो है ना हिली नहीं। तो उन्होंने पूछा अरे अमित, अपना मनोज जी, मनोज सिन्हा साहब, मेरे पे भरोसा है, ऐसे खुद अपना बूढ़ी मारे। तब भी मनोज सिन्हा जो है मूड़ी नहीं हिलाए। तो उन्होंने बोला अच्छा छोड़ो, मोदी जी पे भरोसा है। तब तब मनोज सिन्हा मूड़ी हिलाए। तो बोले तैयारी करो, आपको गाजीपुर ही लड़ना है। और मुझे याद है एकमात्र व्यक्ति जिसका पर्चा भरवाने खुद अमित शाह आए थे वो गाजीपुर के मनोज सिन्हा थे। तब चुनाव हुआ और जो है बड़ी, मतलब अरुण सिंह उसमें बागी हो गए, सब कुछ करते कराते भी सर। तो जब चुनाव एकदम सिर पे आ गया और 5, 4, 5, 6 चरण बीत चुका था, मुश्किल से गाजीपुर के चुनाव में, और गाजीपुर एकदम अंतिम चरण में होता है चुनाव देश के। तो सर मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी कि क्या हम गाजीपुर भी जीतने जा रहे हैं कि, जबकि मैं महापुर में उन दिनों रहता था गाजीपुर में। तो मैंने एक 4 लाइन की पोस्ट लिखी थी, आज भी लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट संभाल आपकी कर।
जी। आपकी आवाज जो है बाबा जी कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है। वो कोई बात नहीं, हमने लोकल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, सब सही रिकॉर्ड हो जाएगा, बेशक कटने दीजिए। तो कुल मिला के सर हुआ ये कि मैंने लिखा कि क्या हम गाजीपुर भी जीतने जा रहे हैं, और अगर हम गाजीपुर भी जीतेंगे तो जल प्रलय, मेरा ये वर्ड था, जल प्रलय होगी, कहीं पांव रखने की जगह नहीं बचेगी। क्योंकि अगर हम गाजीपुर भी जीत गए, इसका मतलब हमने इंडिया स्वीप कर दिया। क्योंकि मैं आज भी मानता हूं, आज भी लोग कह रहे हैं ना यूपी में 80 की 80 सीट जीतेंगे, एक सीट अभी भी हार सकते हैं, कभी भी हार सकते हैं, वो गाजीपुर है। एक सीट अभी भी हम कभी भी हार सकते हैं, वो है गाजीपुर। तो सर जब बात यह ना कि जो पब्लिक परसेप्शन है ना, उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि भाजपा 20 सीट से बढ़ के 80 सीट तक चली गई। तो वो सर तमिलनाडु में, बंगाल में, केरल में, इन राज्यों में। अब मैं फाइनल बता देता हूं पंजाब का हाल। सर पंजाब में सही पूछा जाए तो भाजपा 2 सीट की पार्टी रही है, 2 लोकसभा, परंतु हिंदू बहुल 4 सीटें हैं लोकसभा में। परंतु राम मंदिर के बाद और ये किसान आंदोलन की जो हैंडलिंग हुई है, और राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हिंदू जागृति हुई है, हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हुआ है, उससे परिस्थितियां बहुत बदली हैं। और अगर भाजपा सामान्य परिस्थितियों में, अगर बहुत ज्यादा, हालांकि अगर सिख मजहबी दलित वोट, हिंदुओं का पूरा दलित अगर भाजपा के साथ कंसोलिडेट हो जाए, जिसकी बड़ी संभावना है, और यदि सिख भी हो जाए तो सर और ज्यादा सीटें 7, 8, 10, 12 तक भी जीत सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पंजाब में 26 से 28% वोट आते ही सीट निकल जाती है। 26 से 28% वोट चाहिए, और उसके नजदीक भाजपा पहुंच चुकी है। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर आज पंजाब में भाजपा 28% वोट पर बैठी हुई है, बशर्ते कि हिंदू वोट फाइनली आते आते कितना कंसोलिडेट, कितना पोलराइज। बिल्कुल संभव है बाबा जी, बशर्ते बशर्ते भारतीय जनता पार्टी को खुद विश्वास हो कि वो जीत सकती है। उसको हाँ अपने आप को एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत करना है। वहां की हालत यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन और उसको हराना चाहते हैं, लेकिन कोई जीतने वाला भी तो हो। कोई ऐसी ही हाँ पार्टी जो है वो सामने आए जो कहे कि देखिए भाई, हम एक अल्टरनेटिव आपको दे सकते हैं। सभी तो हारने के लिए बैठे हैं। कांग्रेस को खुद जो है अपना सत्यानाश कर लिया। अकाली दल की इमेज बहुत ही खराब है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें केवल खुद को उसको विश्वास रहता है कि वो जीत सकती है और वो कैंपेन इस तरह से करती है, भाई मेरे ख्याल से वहां पर जो है हिंदू सिख पोलराइजेशन करना जो है वो अकलमंदी नहीं होगी। वहां पर तो इनको ये मैसेज देना चाहिए कि हमारे अलावा अगर और कोई जीतता है तो फिर पंजाब में डिस्टरबेंस बढ़ेगा। बाकी सारे ही जो है खालिस्तान समर्थक हैं, क्या अकाली, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस। तो अगर पंजाब में शांति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, ये मैसेज जो है वो मेरे ख्याल से काम करेगा। और हिंदू सिख पोलराइजेशन तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो नुकसान ही करेगा। अच्छा, अब मैं आपको, काफी लंबा हो गया, एक इससे बढ़िया मैंने चुटकुला नहीं सुना जीवन में, आपको सुना देना चाहता हूं। जी 2014 के चुनाव का एग्जिट पोल आ रहा था। एग्जिट पोल चल रहा था न्यूज 24 चैनल पे, टुडेस चाणक्य वालों का चल रहा था, लास्ट में यूपी का वो बोल रहा था। तो कुछ नेता लोग बैठा रखे थे पैनल में। तो समाजवादी पार्टी के ओर से बैठे हुए थे एक ओपी राय। मैं नहीं जानता उनको, न मैंने उनको उसके पहले कभी देखा ना उसके बाद देखा। तो उससे पूछा एंकर ने कि हाँ भाई बताइए आपको क्या उम्मीद है। वो बोले साहब मैं इतने दिन से राजनीति में हूं, इतने दिन से चुनाव देख रहा हूं, लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी की लहर मैंने देखी है वैसी लहर कभी नहीं देखी जीवन में। अच्छा। तो एंकर बोला अच्छा, तो फिर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप। बोले कम से कम 55 सीट समाजवादी पार्टी की।
और उसके थोड़ी देर बाद ही जो है पिटारा खुल गया। टुडेस चाणक्य उसने जो है वो 70 सीट दिया था, 80 में से 70। अब ये सुनते ही जो है वो भड़क गए एकदम। ओपी राय बोले अरे 70 कैसे दे देंगे आप, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 दे दीजिए, 55 दे दीजिए, 70 कैसे दे देंगे। वो कहाँ अपनी मतलब 55 बता रहे थे, और 2 मिनट के अंदर ही फिर बोले 55 तक चलिए देंगे तो मान लेंगे, 70 कैसे आ जाएगी। तो इतना ज्यादा मजा मुझे मतलब जीवन में कभी नहीं आया जितना उनकी बात सुनकर के आया था। तो देखिए, जब लहर चलती है बाबा जी तो फिर बह जाते हैं सब, सब कुछ बह जाता है उसमें। और ये इस बार की जो लहर है, जिसमें निश्चित रूप से राम मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है, तो जब ये राम लहर जब चलेगी तो इसमें फिर कौन बचेगा कहना मुश्किल है। 370 से भी आगे आ सकती है, और आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए अगर सच में ऐसा हो जाए। तो मित्रों, ये थे भाई अनिल सिंह जी। और वाकई अनिल जी आपने बड़ी साइंटिफिक, इसको मैं कोरी लफाजी नहीं बोलूंगा आज के विश्लेषण को, आपने बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है चीजों का। और वाकई, और ये तो सर बात है कि जब जब बैरियर्स टूटते हैं ना, तो फिर वो कहां जाके रुकते हैं उसका कोई पता तो नहीं होता। आखिर भाजपा ने 2014 में वो 9 सीट का बैरियर तोड़ा था तो 72 पे जाके रुकी ना। हाँ? तो देखिए, चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही। उम्मीद है दर्शकों को भी पसंद आएगी। अनिल भाई, आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में सर फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम।